अर्पिता ने गौरव को चढ़ाने के लिए एक कैफे में बुलाया था। वहाँ वो जिस लड़के के पास बैठी थी, बदकिस्मती से उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ गई और वो एक गुंडे की बहन निकली। उसने अर्पिता को अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े देखा तो फोन करके अपने भाई को बुला लिया। अर्पिता ने उस गुंडे के सामने एक ज्योतिष होने का नाटक किया और उसे उसका हाथ पकड़ भी बताया। बाहर निकलने के बाद जब लड़के ने अर्पिता से पूछा कि उसने ज्योतिष ना होने के बावजूद उस गुंडे के बारे में सब सही कैसे बताया, तो अर्पिता बोली, अरे हमने तो जनरल बात की थी। इस दुनिया में हर इंसान परेशान है, सबका कभी ना कभी दिल टूटा है। किसी को भी शेर या सुंदर या मेहनती बोल दो तो खुश हो जाएगा, और जो इतनी दादागिरी करता है उसको तो राजनीति का शौक होता ही है। और वो शेर वाली बात, वो तो हमने उसके हाथ का शेर वाला टैटू देखकर बोली थी, तुक्के में सही निकल गया, बस बन गए हम ज्योतिष। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगा, फिर बोला, फिर तो जो कागज आपने करण सिंह को दिया उसमें कोई यंत्र भी नहीं होगा। अर्पिता बोली, अरे उसमें तो हमारी चबाई हुई च्युइंगम थी, जब मुंह से निकाला तब वहाँ कोई डस्टबिन नहीं था, इसलिए कागज में लपेटकर पर्स में रख लिए थे हम। वो लड़का अर्पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, आप महान हो, करण सिंह आपकी थूकी हुई च्युइंगम को हर जगह अपने साथ लेकर घूमेगा। अर्पिता मुस्कुराई और वहाँ से निकल गई। वहाँ से अर्पिता सीधे ऑफिस पहुंची और ऋत्विक और सोनाली के साथ प्रेजेंटेशन बनाने में लग गई। सब काम खत्म करने के बाद ऋत्विक ने प्रेजेंटेशन 2 पेन ड्राइव्स में ट्रांसफर की और एक अर्पिता और एक सोनाली को पकड़ा दी। ऋत्विक बोला, तुम दोनों घर जाकर प्रेजेंटेशन अच्छे से देख लेना, कल सुबह जाएंगे हम लोग मिस्टर भंडारी के ऑफिस। अर्पिता ठीक है कहकर घर के लिए निकल गई। सोनाली बोली, सर आपने अर्पिता को प्रेजेंटेशन क्यों दे दी? हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ऋत्विक बोला, वैसे तो ये प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी है कल, लेकिन अर्पिता को बैकअप के लिए रखना जरूरी है। उसके पास प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो वो तैयारी कैसे करेगी? एंड डोंट वरी, हम सबकी नजर उसी पर है, वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगी। अच्छा काफी लेट हो गया है, तुम्हें मैं घर छोड़ दूं? सोनाली बोली, थैंक यू सो मच सर, मैं चली जाऊंगी, मैंने कैब बुक कर लिया ऑलरेडी, बाय, गुड नाइट। अर्पिता दरवाजे के बाहर से ये सब सुन रही थी। सोनाली के बाहर जाने की आवाज सुनकर वो भागकर दूसरे कमरे में घुस गई। सोनाली के वहां से जाने पर वो कमरे से बाहर निकली और ऋत्विक के कैबिन में गई। उसे घर छोड़ना प्लान का पार्ट था क्या? अर्पिता का सवाल सुनकर ऋत्विक बोला, वो तो कर्टसी के नाते पूछ लिया था, और तुम क्या बाहर से बातें सुन रही थी हमारी? अर्पिता हड़बड़ाकर बोली, हम सुन नहीं रहे थे, वो तो आवाज पड़ गई हमारे कानों में, बंद थोड़ी ना करते अपने कान, अगर तुमको अगली बार से प्राइवेट बातें करनी हो तो हम बंद कर लेंगे कान। ऋत्विक अर्पिता को छेड़ते हुए बोला, तुम सोनाली से जेलस फील कर रही हो? उसे घर छोड़ने के लिए बोला इसलिए? चलो तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। अर्पिता ने ऋत्विक का सवाल टालने के लिए अपना मोबाइल लिया और बोली, मैं कोई जेलस नहीं हूँ और मैं भी कैब बुक करवा रही हूँ। ऋत्विक अर्पिता के हाथ से पर्स लेते हुए बोला, उससे केवल पूछा था, पर तुम्हें बता रहा हूँ, चलो। अर्पिता बोली, अरे मेरा पर्स। ऋत्विक बोला, मैं ले जा रहा हूँ, अभी चाहिए तो साथ चलो, नहीं तो कल सुबह ले लेना। अर्पिता ने मुंह बनाया और ऋत्विक के पीछे पीछे चल दी। अर्पिता ऑफिस से घर पहुंची तब तक काफी लेट हो चुका था। उसने देखा कि गौरव के कमरे की लाइट जली हुई थी। वो खुद से बोली, अभी तक जागा हुआ है, एक बार जाकर देखो तो सही कि अंदर का माहौल कैसा है, कैफे वाले प्लान से वाकई कोई असर पड़ा भी है या सब मेरा ख्याली पुलाव ही है। अर्पिता अंदर गई तो गौरव सोया हुआ था। उसे काम करते करते ही नींद आ गई थी, इसलिए उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था और लैपटॉप ऑन ही रह गया था। अर्पिता बुदबुदाई, सोया तो ऐसे है जैसे इसकी एक्सप्रेस ट्रेन सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल जाएगी। अर्पिता ने गौरव का चश्मा हटाकर एक तरफ रखा और उसे चादर उठाकर लैपटॉप बंद करने लगी। तभी अर्पिता की नजर लैपटॉप में रोहित नाम पर गई। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि रोहित नाम के लड़कों को सोशल मीडिया पर सर्च किया गया था। अर्पिता इतराते हुए मन में बोली, अरे अरे बेचारा, रोहित को देखने के लिए कितना बेचैन है, जरा हिस्ट्री तो खोलकर देखें कि कब से चल रहा है ये तमाशा। हिस्ट्री पेज खुलते ही अर्पिता बोली, पापा जी क्या आदमी है ये, 2 घंटे से रोहित को सर्च कर रहा है, इतने टाइम में तो 10 और रोहित पैदा हो गए होंगे, लगता है आज सपने में रोहित आने वाला है इसके, कल सुबह इसको छेड़ने में मजा आएगा। अर्पिता ने लैपटॉप बंद किया और लाइट बंद करके बाहर आ गई। सुबह अर्पिता उठी तो गौरव अखबार पढ़ रहा था। वो बोली, रोहित को ढूंढने में जितना टाइम वेस्ट किया ना तुमने, उतने में तो भगवान भी मिल जाते। गौरव ये सुनकर झेप गया। वो बोला, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना, अपने स्कूल फ्रेंड रोहित को ढूंढ रहा था मैं तो। अर्पिता बोली, अच्छा फिर मिला तुम्हारा बचपन का दोस्त? गौरव बोला, तुम्हें क्यों बताऊं? अर्पिता चिढ़ते हुए बोली, मत बताओ, हमको कौन सा तुम्हारी जिंदगी की कहानी लिखनी है, हम तो इसलिए बोल रहे थे कि अगर तुम्हें रोहित को देखने का इतना ही मन है तो वैसे ही बोल दो, मिलवा देते कभी। गौरव बोला, मुझे कोई मन नहीं है किसी को देखने का, वैसे भी ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे रोहित में जो सुबह सुबह का इतना अच्छा टाइम उसकी बातें सुनने में बर्बाद करूं? 2 आंख और 2 मुंह वाला तो होगा नहीं वो। अर्पिता गौरव को छेड़ने के लिए बोली, खास तो बहुत है वो, इतना प्यार से बोलता है ना कि मन करता है उसकी बातें सुनती जाऊं। हाय उसकी नीली हल्की आंखें, ओहो एक बार देख ले तो नजर हटाने का मन ही नहीं करता है। क्या गाता है यार, इंटेलिजेंट भी बहुत है, मतलब सर्वगुण संपन्न है। गौरव चिढ़कर बोला, तुम जॉब छोड़ने वाली हो ना, रोहित की असिस्टेंट बन जाओ और फिर दिन रात उसके भजन गाओ, पर प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अर्पिता बोली, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया, हाय ऐसे हम दिन भर उसके साथ भी रह पाएंगे, थैंक यू सो मच। गौरव ये सुनकर अपना मन महसूस कर रह गया और अर्पिता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सुबह सोनाली और अर्पिता ऑफिस पहुंच चुके थे। ऋत्विक आया और सोनाली को एक पेन ड्राइव देते हुए बोला, सोनाली रात को मैंने प्रेजेंटेशन में 2-3 चेंजेस किए हैं, इस पेन ड्राइव में अपडेटेड प्रेजेंटेशन है, तुम अपने लैपटॉप में कॉपी कर लो, फिर मैं चेंजेस समझा देता हूं तुम्हें। सोनाली ने पेन ड्राइव लिया और प्रेजेंटेशन अपने लैपटॉप में कॉपी कर लिया। ऋत्विक ने उसे सब चीजें समझाई और बोला, क्लियर, तुम एक बार और देख लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो, हम आधे घंटे में निकलेंगे ऑफिस से। सोनाली ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और वहां से बाहर निकलकर सीधा कैंटीन में चली गई। वहां राज उसका इंतजार कर रहा था। राज उसके आते ही बोला, रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? सोनाली ने मुस्कुराकर कॉन्फिडेंस में कहा, एकदम रेडी। उस दिन तो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज ऋत्विक सर और बाकी लोगों को इंप्रेस नहीं करके दिखाया तो मेरा नाम बदल देना। राज बोला, मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगी, और सुनो अर्पिता तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की कोशिश करेगी, तुम ना उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, बिल्कुल भी नहीं। सोनाली बोली, अर्पिता का तो फुल एंड फाइनल हिसाब हो जाएगा कल तक, यहाँ रेडियो मस्ती में आखिरी दिन जो है उसका, आज ऐसा प्रेजेंटेशन दूंगी कि उसके लिए यादगार रह जाएगा ये दिन। चलो अब जाती हूँ मैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लेती हूँ, फिर निकलना है। राज ने सोनाली को ऑल द बेस्ट कहा और सोनाली वहां से चली गई। सोनाली टाइम होने पर अपना बैकपैक कर ही रही थी कि तभी ऋत्विक वहां आया। उसे देखकर सोनाली बोली, बस हो गया सर, सिर्फ 2 मिनट और। ऋत्विक बोला, सोनाली एक्चुअली मीटिंग कैंसिल हो गई है, मिस्टर भंडारी को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा है, उनका अभी कॉल आया था कि मैं उन्हें प्रेजेंटेशन मेल कर दूं।
सोनाली मुंह लटकाकर बोली। ओके सर। ऋत्विक बोला, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, मुझे वैसे भी तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, ऐसे कई मौके मिलेंगे तुम्हें बाद में। ऋत्विक के जाते ही सोनाली हाथ से टेबल पर मारते हुए बोली, फिर से गया मौका। शाम को अर्पिता ऋत्विक की मॉम से मिलने के लिए उनके घर चली गई थी। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तब उनसे दूर बैठे ऋत्विक से सागरिका बोली, कल मिस्टर भंडारी अपनी कंपनी का डिसीजन बताने वाले हैं, आई होप वो हमारे फेवर में हो, वरना कई हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे कल। ऋत्विक बोला, आप टेंशन मत लो, कल का कल देखेंगे। सागरिका बोली, हाँ पर आज प्रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि अर्पिता के जाने का दुख मॉम को होने वाला है। हाँ बस उन्हें संभालना है, बाकी तो सब संभल जाएगा। ऋत्विक बोला, अर्पिता सिर्फ ऑफिस से जा रही है, घर से नहीं, वो मेरी वाइफ तो रहेगी ही। सागरिका बोली, तुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अर्पिता ने हमारी कंपनी के साथ चीटिंग की है, इससे तेरी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। ऋत्विक बोला, आप वही तो नहीं समझ रहे हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि उसने मुझसे शादी पैसों के लिए की है, फिर वो खुद की कंपनी का नुकसान क्यों करवाएगी। सागरिका बोली, क्योंकि वो बहुत चालाक है। तुम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन ये बात हम पब्लिक नहीं कर सकते। सबसे छिपकर हमारा फायदा तो उठा ही रही है वो, और साथ ही ऑल्टरनेट सोर्सेज से भी कमा रही है, जैसे यारी एफएम। तेरे ट्रस्ट का फायदा उठा रही है वो, और तू उठाने भी दे रहा है। सब प्लान कर रखा है उसने कि कल को यहाँ दाल नहीं गली तो कहीं सेटिंग करके रखो। ऋत्विक बोला, दी मुझे अर्पिता पर पूरा भरोसा है, मेरे पास फैक्ट्स और लॉजिक भी है, पर अभी आपको कन्विंस करना मुश्किल है, इसलिए मैं कल मिस्टर भंडारी के डिसीजन के बाद ही कुछ बोलूंगा। सागरिका बोली, जैसी तेरी मर्जी, अगर तू उसको इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया तो मैं मॉम को उसके फ्रॉड के बारे में सब बता दूंगी। ऋत्विक बोला, ट्रस्ट मी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऋत्विक और अर्पिता फेंक चुके हैं सोनाली के लिए जाल, लेकिन सोनाली उसमें फंसी या नहीं, और क्या अर्पिता को बेगुनाह साबित करके ऋत्विक लौटा पाएगा उसे उसका आत्मसम्मान? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता और ऋत्विक दोनों जान चुके थे कि सोनाली ही असली गुनहगार है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उन दोनों ने एक चाल चली। अगली सुबह अर्पिता काफी जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी। वो रिकॉर्डिंग रूम में गई तो ऋत्विक को वहां देखकर चौंक गई। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? ऋत्विक बोला, तुम भी तो आ गई हो, तुम बताओ तुम क्यों जल्दी आई हो? अर्पिता बोली, आज क्या होगा उस टेंशन में रात भर नींद ही नहीं आई हमको, तो उल्लुओं की तरह जागे हुए थे, इसलिए अभी भी जल्दी चली आई। घर पर वैसे भी बेचैनी हो रही थी, और दूसरा आज मेरा आखिरी दिन भी है, तो थोड़ा सुकून से देख लिया ऑफिस, फिर पता नहीं कभी आ भी पाऊंगी या नहीं। ऋत्विक ने यह सुनकर झट से अर्पिता का हाथ पकड़ लिया। अर्पिता थोड़ा सकपका गई। ऋत्विक बोला, अगर सब सही रहा तो भी चली जाओगी? अर्पिता ने कोई जवाब नहीं दिया तो ऋत्विक बोला, मैं जल्दी इसलिए आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम भी जल्दी आओगी और मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं गंवाना था। अर्पिता धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हम पर ये इमोशनल डायलॉग्स काम नहीं करते, इसलिए कोशिश भी मत करो, और जब तक हम नकली पति पत्नी हैं तब तक तो हमें मिलना ही है, फिर बात का दोस्ती पर डिपेंड करेगा। ऋत्विक बोला, मतलब आज दोस्ती का इम्तिहान है? चलो ठीक है, वैसे मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम रेडी हो? अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। इतने में अर्पिता के पास कोयल के नंबर पर गौरव का फोन आया। अर्पिता को पता था कि गौरव आखिर किस बारे में बात करना चाहता है। वो पहले से ही थोड़ा परेशान थी, इसलिए उसने फोन उठाते ही कहा, गौतम किसी काम में बिजी हूं यार, बाद में बात करती हूँ। अर्पिता फोन रखने ही वाली थी तो गौरव ने कहा, कोयल सॉरी जबरदस्ती कर रहा हूं, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे भी, सिर्फ 5 मिनट चाहिए बस। गौरव बोला, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना मेरी बीवी का अफेयर है, और वो इस बात से मना कर रही है, पर मुझे उसके बिहेवियर से लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसके बॉयफ्रेंड को धमका दिया है। अर्पिता चौंक कर बोली, किसको धमका दिया तुमने? क्या किया तुमने गौतम? गौरव बोला, कोई रोहित नाम का लड़का है, मेरी वाइफ के ऑफिस में है, मेरा एक जानने वाला मेरी वाइफ के ऑफिस में काम करता है, उससे पता किया था, मेरी वाइफ ने जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया था ना, मैंने उस हिसाब से ढूंढ लिया उसे। अर्पिता मन में बोली, ये इतना पॉजिटिव कैसे हो गया? धमकाने पर उतर आया, मेरा एक भी दिन नॉर्मल क्यों नहीं निकल सकता बाबा जी? अर्पिता बोली, तुमने क्या किया गौतम उसके साथ? मारा क्या उसे? गौरव बोला, अरे मारा नहीं, मुझे उसकी गाड़ी का नंबर पता चल गया था, तो मैंने ना उस पर एक लेटर लिखकर चिपका दिया, उसको वार्निंग दी है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अर्पिता बोली, अब तुमने सब कर ही दिया तो मुझे फोन क्यों किया तुमने? गौरव बोला, क्योंकि मैं ऐसा करता नहीं हूं ना कभी, तो अब गिल्ट हो रहा है और डर भी लग रहा है। अर्पिता बोली, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अब इसे तुम ही निपटाओ, मुझे बहुत काम है सच्ची में, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अर्पिता फोन रखते ही बड़बड़ाई, ये किसको धमका के आ गया? ये किसी परेशानी में न पड़ जाए भगवान, और वो आदमी क्या सोच रहा होगा? अर्पिता सोच में डूबी थी कि तभी ऋत्विक ने सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होने के लिए कहा। सभी वहां आए और सबके मन में एक ही सवाल था कि उन्हें प्रोजेक्ट मिला या नहीं। ऋत्विक बोला, विद माय हेवी हार्ट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने ये प्रोजेक्ट खो दिया है, और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, यारी एफएम गॉट द प्रोजेक्ट। सबके चेहरों पर मायूसी छा गई। सागरिका बोली, तुमने जो दूसरी प्रेजेंटेशन भेजी थी उसका क्या हुआ? उन्हें वो भी पसंद नहीं आई? ऋत्विक बोला, हमारे कॉपीराइट लेने से पहले यारी एफएम ने कॉपीराइट ले लिया, इसलिए वो प्रेजेंटेशन कंसिडर ही नहीं की जाएगी। सागरिका गुस्से में बोली, देखा जिसका डर था वही हो गया, तू अभी यही कहेगा कि अर्पिता इनोसेंट है? ऋत्विक ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोनाली बोली, मुझे तो पहले ही लग रहा था अर्पिता को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना ही सबसे बड़ी गलती थी। राज बोला, पता है अर्पिता, पहली बार जब ऐसा हुआ था ना तब विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन अब तो तुम भी एक्सपर्ट हो गई हो धोखा देने में और हम खाने में। सागरिका बोली, ऋत्विक बोलने लायक नहीं बचे ना, और आज अर्पिता को भी साफ सूंघ किया है, अब मुझे अर्पिता के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऋत्विक बोला, एवरीवन प्लीज काम डाउन, मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। सभी ऋत्विक की तरफ हैरानी से देखने लगे। ऋत्विक ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया। ऋत्विक बोला, सभी लोग अर्पिता को दोषी मानते हैं, पर असली दोषी अर्पिता नहीं कोई और है, और उसका प्रूफ है ये। ऋत्विक ने ऐसा कहकर प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर जो फोटो आया उसे देखकर सब कंफ्यूज हो गए। स्क्रीन पर एक बैंक स्टेटमेंट का फोटो था। सागरिका बोली, किसका बैंक स्टेटमेंट है ये? ऋत्विक मुस्कुराकर बोला, दी स्टेटमेंट में जिसने पैसे दिए हैं वो है यारी एफएम, और जिसने लिए हैं वो यहीं मौजूद है, और जिसका ये स्टेटमेंट है उसे समझ आ गया होगा, लेकिन ये मेरे पास कैसे आया ये बात तो उस इंसान को भी नहीं समझ आ रही होगी, क्यों है ना सोनाली? सोनाली का नाम सुनते ही सब उसे देखने लगी।
और सोनाली के माथे पर पसीना छलकने लगा। राज बोला, आप सोनाली से क्यों पूछ रहे हो ये बात? ऋत्विक बोला, सोनाली तुम बताओगी या मैं बताऊं? सोनाली ने कुछ जवाब नहीं दिया तो अर्पिता बोली, तुम दोनों रहने दो, मैं ही बताती हूँ। शुरू से शुरू करती हूँ। तो हुआ कुछ यूं था कि इस ऑफिस में आने के लिए सोनाली ने सबसे पहले राज का इस्तेमाल किया। ये उसकी ऑनलाइन फ्रेंड बनी, काफी दिन बातें की और राज की काफी क्लोज फ्रेंड बन गई। और राज ने भी ज्यादा दिमाग लगाए बिना इसके सामने सरेंडर कर दिया। जवान खून है ना, इसलिए हमसे झूठ बोलकर कि सोनाली इसकी कॉलेज फ्रेंड है, राज ने इसे यहाँ रेकमेंड कर दिया। फिर सोनाली की हमारे ऑफिस में एंट्री हुई और इसने सबको पटाना चालू कर दिया। और इन सबके पीछे का मकसद था हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और बाकी बातें यारी एफएम तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि सोनाली यहाँ ज्वाइन करने से पहले यारी एफएम में काम करती थी। ये सुनकर राज और बाकी सभी लोग चौंक गए। राज ने सोनाली की तरफ देखा, लेकिन सोनाली बस जमीन को ही देखे जा रही थी। अर्पिता बोली, इसने पहली प्रेजेंटेशन आउट की और इसके बदले में इसे काफी पैसा मिला। इल्जाम इसने सीधे सीधे मुझ पर डाल दिया, क्योंकि जिससे बॉस की बनती नहीं है ना, उसे टारगेट करना इजी रहता है। सागरिका और मेरे बीच जो डिफरेंसेस हैं, इसने उनका फायदा उठाया और कंफ्यूजन क्रिएट करती गई। पर सोशल मीडिया पर इसकी एक फोटो देखकर जब मुझे डाउट हुआ ना, तब मैंने और ऋत्विक ने ये प्रेजेंटेशन और आइडिया के कॉपीराइट वाला प्लान बनाया। हमें एक्चुअल में कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी थी, क्योंकि सब पहले ही हो चुका है। आज सुबह ऋत्विक ने सोनाली को प्रेजेंटेशन में चेंजेस अपडेट करने के बहाने एक पेन ड्राइव दिया था। उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे सोनाली का लैपटॉप हमें हैक कर लिया और सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। ये सोनाली के भेजे ईमेल का स्क्रीनशॉट है जो इसने कल रात को यारी एफएम के किसी एम्प्लॉय को भेजा था, और ये पहले वाली प्रेजेंटेशन का मेल है। तो बस यही सच है। ऋत्विक बोला, सोनाली तुम्हें कुछ बोला है? सोनाली गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू, किसी का लैपटॉप हैक करना इलीगल है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी। ऋत्विक बोला, तुमने जो किया है वो सब लीगल था क्या? तुम हम पर एक केस करो, हम तुम पर 5 लगाएंगे। सोनाली ये सुनकर रोने लग गई। वो बोली, ऋत्विक सर सॉरी, मैंने गलती से कर दिया ये सब, मैं लालच में आ गई थी। प्लीज अर्पिता मैम, आप समझाइए ना सर को, मैं ऑफिस छोड़ दूंगी। अर्पिता सोनाली की बात सुनकर हंसने लगी। तुम तो गजब लड़की हो यार, जरूरत के हिसाब से नाम के आगे सम्मान लगा और हटा देती हो। आज मेरी जरूरत पड़ी तो मैं फिर से अर्पिता मैम हो गई। हाँ, तुम एक काम करो ना, ये सम्मान अपने पास ही रखो। हमको बस ये प्रूव करना था कि हम बेकसूर हैं, हमने कर दिया, अब हमारा काम खत्म। बाकी आपकी कंपनी का पर्सनल मैटर है, आप लोग देख लीजिए, हम चलते हैं। राज के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे, इसलिए वो बस चुपचाप बैठा था। सागरिका बोली, अब अर्पिता रुको, आई एम सॉरी, मैंने बिना कंफर्म किए तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। प्लीज तुम अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। अर्पिता सागरिका के मुंह से सॉरी सुनकर हैरान तो थी, पर वो बिना कोई अजीब रिएक्शन दिए मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके सागरिका, लेकिन मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगी। अर्पिता फिर सबकी तरफ मुड़ी और बोली, आखिरी दिन काफी अच्छा रहा, हमारी अब तक की जर्नी को इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस और मेमोरेबल बनाने के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय। अर्पिता बाहर निकली तो सागरिका सबसे पहले राज से बोली, आई होप तुझे लेसन मिल गया होगा। फिर वो ऋत्विक से बोली, तुझे इतना टोकती थी, आज तो मैंने खुद ही एक फ्रॉड को पहचानने में गलती कर दी, उसका नतीजा देखा, इतना बड़ा स्पॉन्सर खो दिया हमने। ऋत्विक बोला, दी माना बहुत गलत हुआ है, पर कुछ अच्छा भी हुआ है। हमारे दोनों आइडियाज पर कॉपीराइट हमारे पास ही है, ऑल थैंक्स टू आलोक। टाइम पर इसने कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर दिया था, अब इन आइडियाज को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। अब ये प्रोजेक्ट या तो हमको मिलेगा या तो किसी को नहीं। फिर सागरिका सोनाली की तरफ मुड़ी और बोली, कोयल बनकर बहुत उड़ रही थी ना तुम, अब उधार के पंख वापस लौटाने का टाइम आ गया है। जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा करती रहना, अदरवाइज आई स्वेयर तुम्हारा करियर और लाइफ दोनों खराब कर दूंगी मैं। तुम यारी एफएम में जिसे भी इंफॉर्मेशन देती हो उसे बिना कुछ बताए कल मिलने के लिए बुलाओ। हमारी हेल्प की तो सस्ते में छूट जाओगी, वरना मैं क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। आलोक, तुम हमारे ऑफिशियल पेज से एक स्टेटमेंट रिलीज करो। स्टेटमेंट मैं तुम्हें अभी 5 मिनट में मैसेज करती हूँ। ऋत्विक, कुछ डिस्कस करना है, चल मेरे साथ। सोनाली और राज को छोड़कर बाकी सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। सोनाली बोली, राज आई एम सॉरी, प्लीज तुम गुस्सा मत होना मुझसे। राज हंसते हुए बोला, उस दिन जब क्लब में शराब पीकर नशे में तुमने मुझे गालियां दी थी ना, वो आज समझ आ रही है मुझे। प्यार में पागल था ना, इसलिए तब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब बहुत चुभ रही है वो सब। तुम्हारे लिए घर में सबसे झूठ बोला और तुमने ये किया। खैर, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना अभी, तुम्हें सिर्फ पैसे की लैंग्वेज जो समझ में आती है। थैंक गॉड अर्पिता हम सबकी लाइफ में है, इसलिए सब बच गए। राज बाहर निकल गया और सोनाली वहीं खड़ी रह गई। फाइनली सोनाली का सच सबके सामने आ चुका है। सागरिका अर्पिता से माफी भी मांग चुकी है, लेकिन अर्पिता तो जॉब छोड़ने का मन बना चुकी है। तो बस क्या यहीं तक का सफर था अर्पिता का रेडियो मस्ती और ऋत्विक के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता और ऋत्विक सोनाली का सच सबके सामने ला चुके थे। सभी इस बात पर शर्मिंदा थे कि उन्होंने अर्पिता पर यकीन नहीं किया। सागरिका ने उससे माफी मांगकर उसे अपना रेजिग्नेशन वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अर्पिता रेडियो मस्ती में जॉब छोड़ने के अपने डिसीजन पर टिकी रही। अर्पिता सभी से आखिरी गुड बाय करके ऑफिस से जा चुकी थी और ऋत्विक अपने कैबिन में बैठा इस बात का शोक मना रहा था। उसे दुखी देख सागरिका बोली, ऋत्विक ये दुख मनाना छोड़ और आगे क्या करना है वो सोच। ऋत्विक बोला, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा दी, समझ नहीं आ रहा कि अर्पिता को वापस कैसे लाऊं। सागरिका बोली, हम लोग केवल सॉरी बोल सकते हैं, माफ करना उसके हाथ में है। तू कहेगा तो मैं दोबारा सॉरी बोल दूंगी उसे, बट आई डोंट थिंक उसे मेरी सॉरी से कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन तूने हमेशा सपोर्ट किया है उसे, शायद तेरी बात मान जाए। कीप ट्राइंग। ऋत्विक खुद से बोला, आई जस्ट होप वो मान जाए, क्योंकि उसके बिना कोयल मल्होत्रा का कोई वजूद नहीं है। सागरिका ने कहा, तुम अर्पिता के बॉस होने के साथ साथ पति भी हो, उस हक से बात करो। सागरिका आगे कुछ बोलती उससे पहले ही ऋत्विक ने कहा, नो नेवर, मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन को सेपरेट ही रखूंगा। अर्पिता रिकॉर्डिंग रूम में थी। राज मुंह लटकाकर अंदर घुसा और एक तरफ चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद अर्पिता बोली, ऐसे मजे नहीं आ रहे, एक काम कर, हाथ भी ऊपर कर ले और फिर मुर्गा बन जा, वो बेस्ट रहेगा। राज ने अर्पिता की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। राज जल्दी से उसके पास गया और उसे हक करके बोला, सॉरी 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 सॉरी, मुर्गा नहीं तू गधा बना मुझे, और तुझे तो भाभी वाले स्पेशल राइट्स भी हैं।
तू एक काम कर, 2-4 लगा दे मुझे, इसी लायक हूं मैं। तुझे ना मुझे उसी दिन एक चांटा लगाना चाहिए था जब मैंने तुझसे बदतमीजी की थी। अर्पिता बोली, तब लगा देते तो तुम तो क्रांति पर उतर आते, इश्क के जोश में जो थे। और मुर्गा ही ठीक है, आखिर गधे को और कितना ही गधा बनाया जा सकता है। राज अर्पिता को हक किए हुए बोला, वैसे भी बहुत गधा बन चुका हूं मैं। तभी एक कॉलर का कॉल आया। अर्पिता बोली, अरे भाई अब जरा छोड़ भी दो, हमारी आखिरी कॉलर से बातें कर लें। शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। हेलो कोयल जी, मैं रानी बोल रही हूँ जी, कैसी हैं आप? अर्पिता बोली, एकदम झन्नाट रानी साहिबा, तुम बताओ तुम कैसी हो और कैसे याद किया मुझे? रानी बोली, पूछो मत कोयल जी, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो लगता था जल्दी से बड़े हो और मुझे पूरे दिन इनके पीछे पीछे भागने से मुक्ति मिले, लेकिन बड़े होने के बाद तो मुसीबत और बढ़ गई जी। बेटा दिन भर वीडियो गेम्स खेलता रहता है और बेटी दिन भर फोन पर ही लगी रहती है जी। कैमरा ऑन करके आड़े टेढ़े मुंह बनाती रहती है। ऐसे लगता है ये डिब्बेहीन की जिंदगी बन गए हैं, ना खाने का होश ना पढ़ाई की फिक्र। अब लगता है जी कि ये छोटे ही अच्छे थे, कम से कम सुनते तो थे। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं इनका। अर्पिता बोली, रानी एक बात बताओ, तुम्हें कोई प्रवचन में बुलाए तो वहां जाओगी या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स की पार्टी में? रानी बोली, अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जी। अर्पिता बोली, क्यों? प्रवचन तो काम की चीज है ना, फिर वहां क्यों नहीं? रानी बोली, क्योंकि मजा तो फ्रेंड्स के साथ गॉसिप में ही आता है जी। अर्पिता बोली, यही तो बात है, इंसान को ना हर काम में मजा चाहिए। जब हम सो कॉल्ड बड़े होकर वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, तो हमारे बच्चे खाक अच्छे और जरूरी के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे। मोबाइल, दोस्त, वीडियो गेम्स हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बच्चों को दिन भर वही चाहिए। एक काम करो, उससे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बता दो उन्हें, फोन वोन सब भूल जाएंगे वो। थोड़ी देर उनके साथ बढ़िया बातें करो। बढ़िया बात का मतलब है पढ़ाई और स्कूल की बातें नहीं, बाकी सब चीजों की बातें, उनकी हॉबीज, छुट्टियों की उनकी प्लानिंग्स, दोस्तों की बातें, सीक्रेट शेयरिंग वगैरह वगैरह। थोड़ी दोस्ती वोस्ती बढ़ाओ अपने बच्चों से। तुम फोन और वीडियो गेम से ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाओ, बच्चे सारी बात सुनेंगे। और अगर इसमें प्रॉब्लम है ना तो तुम अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना छोड़ दो। रानी झट से बोली, अरे नहीं नहीं जी, मैं अपना फेवरेट शो नहीं छोड़ सकती हूँ। अर्पिता हंसते हुए बोली, अच्छा मत छोड़ना यार, पर बच्चों से भी उम्मीद मत करना कि वो फोन को पूरी तरह से त्याग दें। अर्पिता ने ये कहा और फिर रानी ने उसके बाद फोन रख दिया। जब कॉल खत्म हुआ तब आलोक भी वहां आ चुका था। उसे चुप देखकर अर्पिता बोली, अब तू इमोशनल ड्रामा मत करना, मुझे पता है कि तूने हालातों को देखकर उसी के हिसाब से एक्ट किया था, इसलिए तेरे माफी मांगने से पहले ही मैंने तुझे माफ कर दिया है, ठीक है? और लास्ट डे सोचकर ना दुखी मत हो, नौकरी का लास्ट डे है, फ्रेंडशिप का नहीं है, मिलते रहेंगे। आलोक बोला, जरूर मिलेंगे। रेजिग्नेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अर्पिता घर के लिए निकल गई। रास्ते में वो खुद से बात करने लगी, मन बहुत भारी हो रहा है बाबा जी, कल से यहाँ नहीं आना है मुझे। यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरी दिन ऐसा होगा, पर यहाँ पहला दिन भी होगा ऐसा सोचा ही नहीं था। चलो बढ़िया ही है, जिंदगी के आधे झूठ से तो पीछा छूटा। अर्पिता अपने आप से बातें करती हुई घर पहुंची तो अपने फ्लैट के बाहर पुलिस वालों को देखकर चौंक गई। वो अंदर घुसती उससे पहले ही उसने देखा कि एक पुलिस वाला गौरव को पकड़कर बाहर लेकर आया। ये देखकर अर्पिता हक्की बक्की रह गई। अर्पिता पुलिस वाले से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस वाले ने अर्पिता की तरफ देखा और बोला, अजी पुलिस में आदमी कम पड़ रहे हैं इसलिए इनको अपनी टीम में भर्ती करने ले जा रहे हैं। अर्पिता मासूमियत से बोली, सर इसका सपना तो इंजीनियर बनना था, जो ये बन गया है, ये पुलिसगिरी इससे नहीं हो पाएगी, आप किसी और को ले जाओ ना। पुलिस वाला कड़क आवाज में बोला, हाँ गुंडागर्दी करने वाला पुलिसगिरी कैसे करेगा? एक आदमी ने कंप्लेन की है इसके खिलाफ, उसे जान से मारने की धमकी देकर आया है ऑफिस में, 4 डंडे खाकर अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी, इसको छुड़ाना हो तो आ जाना थाने। पुलिस गौरव को ले गई और अर्पिता बस देखती रह गई। उसने जल्दी से कार की चाबी ली और पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे चल दी। वो खुद से बोली, क्या आदमी है ये बाबा जी, ऐसे तो बीवी की तरफ झांकता तक नहीं है, और अफेयर का शक हुआ तो लड़के को जान से मारने की धमकी दे आया। पता नहीं किस रोहित को धमकी देकर आया ये। वहाँ पुलिस स्टेशन में अगर प्यूरीफायर कंपनी वाले रोहित ने आकर बोल दिया कि मैं वहाँ काम नहीं करती तो मेरा तो बैंड बज जाएगा आज। सब मेरी गलती है, गौरव को चढ़ाने के चक्कर में सारा का सारा खेल खराब हो गया। कहीं पुलिस गौरव की सच में पिटाई न कर दे। पुलिस गौरव को लेकर थाने पहुंची और अर्पिता भी कार पार्क करके जल्दी से अंदर गई। वहाँ इंचार्ज ने गौरव को देखकर कहा, शक्ल से तो शराफत ऐसे टपक रही है जैसे अभी मम्मी मम्मी करके रो पड़ेगा। फिर वो एक कांस्टेबल को बोला, जिसने रिपोर्ट किया उसको बुलाना जरा। उस आदमी के आते ही गौरव चौंक गया। थाना इंचार्ज बोला, इसने दी थी आपको धमकी, कभी देखा इसे पहले? वो आदमी बोला, नहीं सर, मेरी बाइक पर धमकी भरा लेटर छोड़ा था किसी ने, मैंने किसी को देखा नहीं, मैंने जिससे पैसे उधार लिए थे उसका ही आदमी होगा ये। गौरव बोला, सर मैं नहीं जानता इन्हें, और मैंने इन्हें कोई धमकी नहीं दी। कांस्टेबल बोला, अच्छा फिर घर पर सॉरी क्यों बोल रहा था कि गलती हो गई, और सीसीटीवी में इसकी बाइक के पास तू ही दिख रहा था, अब झूठ से काम ना चलेगा। अरे अंदर डालो इसको और इतना मारो कि सब उगल दे। अर्पिता जो ये सब देख रही थी अपने मन में बोली, हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि गौरव ने किसी को जान से मारने की धमकी कैसे दे दी। ये सारी गलतफहमी तो इस सीसीटीवी फुटेज की वजह से हो गई है। इस आदमी को धमकी किसी और ने दी और बेचारा गौरव फंस गया। लेकिन गौरव ने जिसे धमकी दी उस आदमी का क्या हुआ फिर? हाँ, जो भी हुआ हो, हमें क्या करना है? अभी तो इंचार्ज को समझाना पड़ेगा कि गौरव का इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेबल गौरव को लॉकअप में ले गया तो अर्पिता इंचार्ज से बोली, सर एक्चुअली ना यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरे पति ने किसी को कोई धमकी नहीं दी, वो तो आपको देखकर ये डर गए होंगे, इसलिए घर पर घबराहट में सॉरी बोल रहे होंगे। ये तो बहुत शरीफ आदमी है सर, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। इंचार्ज बोला, मैडम आपका पति है तो आपको तो शरीफ ही लगेगा, अरे सीसीटीवी में दिख रहा है साफ साफ, आप अभी जाओ कोई वकील से बात करो, वैसे भी खाने का टाइम हो गया मेरा। अर्पिता निराश होकर बाहर जाने लगी कि तभी इंचार्ज झुंझलाकर बोला, अरे भगवान, आज फिर से गोभी खिला खिलाकर मेरे पेट में कैल्शियम का पहाड़ बनाकर मुझे मारने का प्लान है क्या इस औरत का? कांस्टेबल बोला, सर आप मेरे टिफिन में से खा लीजिए। इंचार्ज दुखी होकर बोला, अरे कब तक दूसरों के टिफिन में से खाना खाऊंगा रे सुरेश, बीवी को पता है कि मुझे गोभी से नफरत है, फिर भी चिढ़ाने के लिए वही बनाती है रोज रोज। ए भगवान, जाने किस जन का बदला ले रही है। अर्पिता ने ये सब सुना तो बोली, सर आप बोले तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। इंचार्ज ने चौंक कर अर्पिता को देखा, बोला, अरे मैडम आप अपने आप को कोयल मल्होत्रा समझते हो क्या जो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? ऐसा बोलकर वो हंसने लगा। अर्पिता झट से बोली, समझती क्या वही हूँ। इंचार्ज उसे देखने लगा तो अर्पिता बात को संभालते हुए बोली, माना कि नहीं हूँ, मतलब मैं कोयल मल्होत्रा, पर समझने में क्या प्रॉब्लम है?
थोड़ा दिमाग लगाने में क्या हर्ज है? क्या पता आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इंचार्ज बोला, अरे मैडम मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, अभी इस मनहूस गोभी को खाकर अपना काम भी करना है मुझे, आप निकलो जी यहाँ से, थैंक यू जी। अर्पिता बोली, सर अगर मेरा तरीका काम ना किया ना तो मैं आपको 1 महीने तक फ्री में खाना बनाकर टिफिन भेजूंगी। इंचार्ज ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है बताओ क्या तरीका है। अर्पिता ने कहा, सर हमें कोई तब तक ही परेशान कर सकता है जब तक हम उसे करने दें, हम परेशानी ना हो तो। इंचार्ज कंफ्यूज होकर बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या मतलब हुआ इस बात का। अर्पिता बोली, जाने दीजिए, अब मैं जैसा जैसा आपको बोलूं ना आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, अपनी पत्नी को फोन करके वैसा ही बोलना है। फिर अर्पिता ने इंचार्ज को जो बोला उसे सुनकर वो बोला, ये क्या बकवास आइडिया है, आपको 1 महीने का मेन्यू भेज देता हूं मैं, आप सामान इकट्ठा करो मैडम। अर्पिता बोली, अरे सर आप फोन करो तो सही और स्पीकर ऑन कर दो। इंचार्ज ने अपनी बीवी को फोन मिलाया और जैसे ही बीवी ने फोन उठाया तो वो बोला, अरे वाह निर्मला, क्या सब्जी बनाई है आज तूने, अरे तेरे हाथ में तो जादू है रे, स्वाद के चक्कर में अपनी उंगली खाते खाते बचाऊं मैं। इंचार्ज ने अपनी बात खत्म की लेकिन निर्मला का कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ निर्मला को, क्या अर्पिता का तरीका काम करेगा, क्या गौरव को वो पुलिस से छुड़ाकर ला पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन पॉकेट एफएम।